हाय बच्चों, मैं सुनील मैडम आपके सामने फर्स्ट ईयर एजुकेशन फर्स्ट ईयर का एजुकेशन का सेकंड सेमेस्टर का पेपर सिलेबस लेकर मैं उपस्थित हूँ। मैं आपको सिलेबस बताने चल रही हूँ। बच्चों को बहुत परेशानी होती है सिलेबस देखने में, नए शिक्षा नीति के अनुसार उन्हें एक जगह सिलेबस नहीं मिल पाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस नए सिलेबस के अनुसार हमें सेकंड सेमेस्टर में क्या-क्या पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग नाम देखते हैं कि इसका नाम क्या है। तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था का इतिहास एवं चुनौतियाँ। आइए इसको देखते हैं फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ना है। कुल मिलाकर हम लोगों को हर सेमेस्टर में 8 यूनिट हर सब्जेक्ट में पढ़ना होगा। तो सबसे पहली यूनिट, इस पहली इकाई आपकी क्या है? वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्धकालीन शिक्षा, मध्यकालीन शिक्षा। अब वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्धकालीन शिक्षा, मध्यकालीन शिक्षा, इसमें क्या पढ़ना है? उद्देश्य, प्रक्रिया और पाठ्यक्रम एवं संगठन। चलिए अगला देखते हैं, अगली यूनिट हमारी क्या है? सेकंड यूनिट में हमको पढ़ना है चार्टर एक्ट 1813, मैकाले का विवरण पत्र। पहले आपको पढ़ना चार्टर एक्ट के विषय में, क्या-क्या है चार्टर एक्ट में, क्या-क्या दिया गया है और कौन सा चार्टर एक्ट? 1813। फिर पढ़ना है आपको मैकाले का विवरण पत्र या मैकाले का विवरण पत्र में क्या-क्या समस्याएँ हैं या क्या घोषणा की गई, इन सारी बातों को हमको जानना है। तथा फिर उसके बाद हमको पढ़ना है विलियम एडम्स रिपोर्ट। विलियम एडम्स जो रिपोर्ट आई वो कब आई? तो बच्चों ये आई, देखो दिया गया है आपका कि 80 35 से 8038 तक, यानी 1835 से 1838 तक, ये आपके सामने है। मैं दिखाना चाहूँगी जूम करके, आपको दिया गया है ना। 1835 से 1838 तक क्या रहा? विलियम एडम्स रिपोर्ट। फिर आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। फिर आगे दिया गया है वुड का घोषणा पत्र 1854, वेरी इंपॉर्टेंट। वुड का घोषणा पत्र कब पारित हुआ? पहले तो 1 नंबर का ही बनता है वुड का घोषणा पत्र। कब आया? 1854 ईस्वी में आया। तथा फिर आगे पढ़ते हैं भारतीय शिक्षा आयोग। वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों आप जानिए। पहला तो पूछेगा चार्टर एक्ट कब पारित हुआ? 1813 में। फिर आपको पूछेगा कि वुड का घोषणा पत्र, एक-एक नंबर का यहीं पे आप सिलेबस तैयार कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपका जो एक-एक नंबर का प्रश्न है यहीं से आपको उत्तर मिल जाएगा। वुड का घोषणा पत्र 1854। भारतीय शिक्षा आयोग कब लागू हुआ? 1852 या 53। कब बना, कब लागू हुआ, ऐसे प्रश्न आते हैं तो 1852, 53 नहीं पूछा जाएगा। ये तो बोला गया कि 1852 में शुरू हुआ, 53 में समाप्त हुआ। लेकिन जो करेक्ट डेट है वो आपकी होगी 1882, सॉरी 52 हमने बोल दिया था, 1882 से 83 तक। लेकिन ये 82 ही आपका मान्य होगा। फिर आइए देखते हैं लॉर्ड की शैक्षिक नीति। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं लॉर्ड कर्जन आया तो उसने किस शिक्षा नीति को अपनाया। फिर उसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन, फिर गोखले विल। इन सबको देखना है कि कौन सा बिल लागू हुआ तो हमें लाभ मिला या हानि हुई, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन किस लिए चलाया गया, इन सारी बातों को जानना है। किसके अंतर्गत? सेकंड यूनिट के अंतर्गत या दूसरी इकाई के अंतर्गत। आइए तीसरी इकाई की हम लोग बात करते हैं। जो हमारी तीसरी इकाई है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। तीसरी इकाई की शुरुआत हम लोग करते हैं। तो बच्चों देखिए तीसरी इकाई क्या है। आपकी जो तीसरी इकाई है उसकी बात हम लोग कर लेते हैं कि तीसरी इकाई में क्या दिया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं तीसरी इकाई कहाँ है। थोड़ा-सा रुकिए आप। हाँ, ये तीसरी इकाई आपके सामने है। आइए हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। तीसरी इकाई आपकी जो शुरू होती है, सबसे पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय कब बना? 1917। फिर हलटांग समिति कब? 1928। वेरी इंपॉर्टेंट, हलटांग समिति 1928। यानी हलटांग समिति क्यों लागू हुई, क्यों बनाई गई, इसके कारण क्या थे, या फिर इसमें कमी है क्या-क्या है, कमी मीन्स दोष क्या-क्या पाए गए, ये सारी बातों का हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर अगला है, देखिए इसको पढ़िए क्या लिखा गया है, आपको दिखा रहे हैं हम। लिखा गया है बूट, एक मिनट, हाँ दिया गया है, देखो ध्यान से, बूट एवट
प्रतिवेदन, वुड एवर्ट पहली बार हमको लगता है नाम आप सुने होंगे। वुड एवर्ट प्रतिवेदन कब लागू हुआ? 1917। फिर हम आगे बढ़ते हैं, वर्धा शिक्षा, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्धा शिक्षा किसके विषय में थी? उच्च शिक्षा के विषय में कि निम्न शिक्षा के विषय में, या मध्यकालीन से मध्यकालीन नहीं, मध्य शिक्षा के विषय में, जिसको माध्यमिक शिक्षा कहते हैं। तो ये किसके विषय में थी? इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी, और इसमें क्या-क्या दोष पाए गए और क्या-क्या अच्छाइयाँ थी इस वर्धा शिक्षा के अंतर्गत। कब लागू हुआ? 1937 में। कब? 1937 में। आइए देखते हैं आगे क्या, सर्जेंट योजना 1944। जितनी ये आपको डेट दी गई है और नाम, यदि इनको याद कर लेते हैं तो पक्का है कि 3 नंबर 4 नंबर तो आपका यहीं से फँस सकता है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, चौथी इकाई की बात करते हैं। जो चौथी इकाई है, आइए देखते हैं। अब चौथी इकाई यहाँ से शुरू होती है आपकी, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। अब वहाँ कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग था, और यहाँ क्या है? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1943 से 1949। 1943 से कब तक? 1949 तक। फिर द्वितीय शिक्षा आयोग आया कब से? 1952 से 1953। यानी पहला विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1943 आप लगाएंगे, लेकिन द्वितीय शिक्षा आयोग 1952 लगाएंगे। शिक्षा आयोग कब लागू हुआ? 1964। कब? 1964। और फिर नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति देखिए 1986, संशोधित 1992। इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है। यदि इनको आप ध्यान में रखते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी आगे चल के। तो आइए फिर से एक बार करते हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1943 से 49 तक, द्वितीय शिक्षा आयोग 1952-53, शिक्षा आयोग 1964 से 66। ऐसे पूछा जाएगा तो 1964 या 66, लेकिन डायरेक्ट करेक्ट डेट पूछी जाती है, सन पूछा जाता है, तो शिक्षा आयोग 1964। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, संशोधन कब किया गया इसमें? 1992। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कब हुई? 1984, 1986 में। कब? 1986 में। लेकिन ये जो है इसमें संशोधन, कुछ कमियां रही राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अंतर्गत या नीति के आयोग अंतर्गत, उसको दूर करने का प्रयास किया गया। तो वो कब संशोधित किया गया? 1992 में। कब? 1992 में। तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो 1992 है आपने देखा। अब चलते हैं हम लोग पांचवी इकाई की तरफ। आपकी जो पांचवी इकाई है उसकी हम लोग बात करते हैं। जो पांचवी इकाई है बच्चा, उसमें हमको पढ़ना है पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं। क्या पढ़ना है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं। यानी एक प्राइमरी लेवल होता है, प्री प्राइमरी होता है। यानी प्राइमरी में पढ़ने से पहले हमें तैयारी, प्रिपेयर, यानी बच्चे को एक मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से तैयार करना, उसको हम प्री प्राइमरी, यानी कि प्राइमरी में जाने के लिए, प्राइमरी मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट जो प्राइमरी मतलब स्तर प्राइमरी का प्ले ग्रुप चलाया जाता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं पूर्व प्राथमिक, यानी प्राथमिक के पहले की शिक्षा। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं कि यानी उसकी क्या क्या समस्याएं हैं, बच्चों को कैसे हम क्या करते हैं, फिजिकली तैयार करते हैं, मेंटली तैयार करते हैं। हमें उस पर बोझ नहीं डालना चाहिए, उसको खेल विधि द्वारा उठना, उसकी शिक्षा क्या, उठना सिखाना, बैठना सिखाना, उसे अच्छी तरह बोलना सिखाना, उसे कलर का ज्ञान सिखाना, मतलब कि प्राइमरी से पहले की शिक्षा की बात की जा रही है, उसकी समस्या क्या है। फिर आइए हम लोग करते हैं पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति असामान्यजनक, यानी कि जो पूर्व प्राथमिक विद्यालय हैं, प्राथमिक जैसे आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं ना आपकी, अब तो वो प्ले ग्रुप है ही, लेकिन आजकल क्या है, बड़े बड़े प्ले ग्रुप चलाए जा रहे हैं कॉलेजों की तरफ से, तो वो उनकी बातें देखिए, चाहे वो हो, चाहे आप घर में भी पढ़ा रही हैं, लेकिन यहाँ विद्यालय की बात हो रही है। तो प्राइमरी केंद्रों को आंगनबाड़ी केंद्रों को हम ले लेते हैं, वो भी प्राथमिक शिक्षा के पहले की नहीं, पूर्व प्राथमिक शिक्षा है। तो उनकी क्या, विद्यालय की स्थिति असामान्यजनक, जब ये बात की गई थी तो वो असामान्यजनक आज भी है। पहले क्या था, उनको बैठने के लिए जगह नहीं होती थी। क्या होता था, जो ये है पूर्व प्राथमिक केंद्र होते थे, या तो जो पढ़ाता था उसके घर में ही खोला जाता था, या ऐसी स्थितियाँ होती थी कहीं एक स्थान पर, जो कि उनके ऊपर छप्पर नहीं होता था, कॉलेज मतलब बाउंड्री नहीं होती थी।
खुले आसमान के नीचे या कहीं भी पढ़ा दो आप बच्चों को, तो इससे क्या होता था असुविधाजनकता है, क्योंकि बच्चे यदि बारिश होने लगी तो कहाँ जाएँ, धूप होने लगी तो कहाँ जाएँ, मतलब बहुत सारी समस्याएँ थी। वही लिखा गया कि पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति असामान्यजनक। फिर पर्यवेक्षण एवं प्रशासन की कमियाँ, यानी उनमें पैसा तो दिया गया, खोला गया, लेकिन पर्यवेक्षण यानी समय-समय पे उनकी देखभाल नहीं की गई, प्रशासन की कमियाँ पाई गई, यानी प्रशासन लूज़ रहा, खोल तो दिए गए, व्यवस्थाएँ कर दी गईं, लेकिन उन व्यवस्थाओं को सुधारने का प्रयास नहीं किया गया। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं, एकरूपता की समझता, और सब कुछ भी है भी, तो क्या है, सब एक रूपता मतलब उनमें समानता या मतलब जिसे कहते हैं ना एकजुटता नहीं पाई गई, ढेर सारी बातें हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिर अगली यूनिट आपकी है 6 यूनिट या 6वीं इकाई, इसकी हम लोग बात करते हैं। जो आपकी 6वीं इकाई है, वो उसमें हमको क्या-क्या पढ़ना है, चलिए हम लोग देखते हैं एक नज़र। तो सबसे पहले प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के समय, अभी तक आपने पढ़ा, पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, फिर विश्वविद्यालय आयोग, फिर क्या आपने पढ़ा, विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति, बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ा। अब आप कहाँ पहुँचे हैं, प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की समस्याएँ, यानी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समस्या क्या है? जैसे बच्चे कहते हैं ना, 2 चीज़ें होती हैं, एक अपव्यय कि मतलब फालतू में व्यय होता है, एक अवरोधन। ये प्राथमिक शिक्षा की समस्याएँ हैं कि अवरोधन और अपव्यय। जैसे अवरोधन होता है कि एक ही क्लास में बच्चा एक बार पढ़ के क्या किया, पहला पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा और छोड़ दिया। तो क्या होता है, अपव्यय मतलब फालतू में व्यय हो रहा है। एक आधा पढ़ के छोड़ दिया। अवरोधन मीन्स रुकावटें आ रही हैं प्राथमिक शिक्षा में। वह एक ही क्लास में 2 बार पढ़ा। एक बार नहीं पास हुआ बच्चा, फिर उसी में पढ़ रहा है, तीसरी बार फिर पढ़ रहा है, तो ये सारी समस्याएँ प्राथमिक शिक्षा की हैं, इनको कैसे दूर किया जाए? माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा, इन्हें क्या समस्याएँ हैं, अधिगम समानता की समस्या, इसमें बहुत सारी समस्याएँ हैं कि अधिगम मतलब बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं, उनको कैसे शिक्षा दी जाए प्राथमिक स्तर पर और माध्यमिक स्तर पर, जिससे क्या हो, बच्चे अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें और क्या हो, उनमें समानताएँ, जो समानताएँ कैसे, ऐसे नहीं, आप फाइनेंशियल समानता की बात नहीं हो रही है, उनकी फिज़िकल और मेंटल समानता की बात हो रही है कि उन्हें कैसे एक स्तर से पे लाया जाए, मतलब सबको योग्य बनाया जाए। कहते नहीं शिक्षा क्या है, प्राथमिक स्तर पर तो विशेष ध्यान देना है कि सर्वांगीण विकास हो, मतलब कि सभी का नहीं, सभी का तो होगा लेकिन सब कुछ, यानी मेंटली, फिज़िकली, ये सब दोनों तरह से हो, क्या हो, बच्चे तैयार हों, शिक्षा ग्रहण करें, ये सारी समस्याएँ प्राथमिक में हैं, उन्हें दूर किया जाए। क्यों? जब तक दूर नहीं होगा तब तक सर्वांगीण शिक्षा का विकास पूर्ण नहीं होगा। जो उद्देश्य रखा गया है कि सब पढ़ें, सब बढ़ें और साथ-साथ सर्वांगीण विकास हो उनका, ये अधूरा रह जाएगा। इसलिए इस पॉइंट को रखा गया। अधिगम और समानता की समस्या, फिर सार्वजनिक शिक्षा बनाम उत्कृष्ट शिक्षा, यानी सार्वजनिक शिक्षाएँ जो होती हैं, जो सरकार की तरफ से दी जा रही हैं सभी को शिक्षा, वो क्या हो, उत्कृष्ट हो, यानी कि उच्च कोटि का, मतलब खोल तो दिया गया विद्यालय, शिक्षक भी अच्छे नियुक्त कर दिए गए, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के कारण या लूज़ होने के कारण क्या है, उनका जो शिक्षा है, शिक्षा का स्तर वो गिरता जा रहा है। वहाँ सर्वांगीण विकास की बात छोड़िए, बच्चों का किसी भी प्रकार से विकास नहीं हो रहा है। ये समस्याएँ आ रही हैं, इनको दूर किया जाए। माता-पिता पर वित्तीय भार, यानी माता-पिता पर ज़्यादा भार ना लाया जाए, मतलब एक वो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर जो शिक्षा हो, सरकार का यही प्रयास रहता है कि जो समस्याएँ आ ही रही हैं, अवरोधन और अपव्यय की समस्या, उन्हें दूर करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि माता-पिता के वित्तीय भार को कम कर दिया जाए, मतलब उन्हें मुक्त कर दिया जाए और कहा गया है ना 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाए, तो ये पहले था, अब तो और भी साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के प्रयास में है ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके और पाठ्यक्रम उच्च उच्च कोटि का रखा जाए। फिर अगली यूनिट आपकी जो है वो 8वीं कौन-सी यूनिट, उसी में अभी अ, हम लोग चल रहे हैं, रुकिए 1 मिनट आगे बढ़ते हैं बेटा। 2 मिनट रुके रहिए आप, कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, तो देखते हैं कहाँ पे हम लोग रुक गए थे। हुँ।
हम लोग किस यूनिट पे थे? आपका हो गया था 6 यूनिट, 7th यूनिट पे हम लोग आ गए। आइए 7th यूनिट की हम लोग बात करते हैं, उच्च शिक्षा की समस्या। उच्च शिक्षा में बहुत सारी समस्या, अभी तक तो प्राथमिक और माध्यमिक में समझा। उच्च शिक्षा की समस्या क्या है? लिंग से संबंधित समस्या, यानी बालक-बालिकाएँ क्या होती हैं, उन्हें कैसे लिंग संबंधी समस्याएँ आ रही हैं, उन्हें दूर किया जाए। जैसे स्त्रीलिंग संबंधित, मतलब जैसे स्त्री-पुरुष के भेदभाव जो हो रहे हैं उनको कम किया जाए, एवं जेंडर संबंधी, ट्रांसजेंडर और जाति, वर्ग, धर्म और क्षेत्र से संबंधित समस्या, जैसे कुछ शहरी क्षेत्रों से, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों से है, तो उनमें क्या होता है, बच्चों में असमानताएँ देखने को मिलती हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाए। इसीलिए देखिए आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऑनलाइन व्यवस्थाएँ इसीलिए संचालित की जा रही हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो शहरी क्षेत्रों के बच्चों से कमज़ोर ना रह जाएँ, उनमें समानताएँ स्थापित की जाएँ। इसलिए दूर-दराजों से कोचिंग का सहारा लेकर या किसी भी प्रकार से वो समानता कर सकते हैं। जाति जाति की समानता, यानी जाति की जो भी क्षमताएँ आ रही हैं, लोग कहते हैं छुआ-छूत या ऊँच-नीच, ऐसी भावनाएँ नहीं होना चाहिए, धर्म से संबंधित नहीं होना चाहिए, वर्ग से संबंधित नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा उच्च शिक्षा में रखा गया है। यानी कि हम किसमें 7वें यूनिट में इसकी बात करेंगे या चर्चा करेंगे, चर्चा करते हुए उसका अध्ययन करेंगे। आइए आगे उसी में पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है छात्रों से संबंधित समस्याएँ। इस उम्र में जो उच्च शिक्षा है, मतलब 8वीं से ऊपर की शिक्षा, सॉरी 12th से ऊपर की शिक्षा, यानी लगभग 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके होते हैं बच्चे, और इस उम्र में जानते हैं कैसे होते हैं छात्र? श बहुत सारी समस्याएँ, जैसे लक्ष्यहीनता, वो अपने लक्ष्य से भटकने लगते हैं। जाति से संबंधित समस्या आती है, धर्म से संबंधित आती है, वर्ग से संबंधित, स्त्री-पुरुष में असमानता की समस्या, इन सारी चीज़ों को लेकर बच्चे क्या होते हैं, लक्ष्य से अपने भटकने लगते हैं। इसलिए कहा गया लक्ष्यहीनता की समस्याएँ आ रही हैं। असहिष्णुता, उनमें सहिष्णुता की ज़रा-सी भावना नहीं रह जाती, आक्रामक हो जाते हैं बच्चे छोटी-छोटी बातों को लेकर। इससे क्या होता है, जब लक्ष्य से भटक जाते हैं, कुछ दिन तो क्या होते हैं, वो इधर-उधर काम किए, लेकिन बाद में जब वो अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो किसी काम में उनका मन नहीं लगता और बेरोज़गारियाँ फैलती चली जाएँगी। और प्रतिस्पर्धा की भावना, पढ़ने में प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि क्या, मार-पीट या गलत आदतों में क्या करेंगे, प्रतिस्पर्धा की भावना। फिर आगे है 8वीं यूनिट है, भारतीय शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक। क्या-क्या कारक हैं जो भारतीय शिक्षा को प्रभावित कर रहे हैं? तो बच्चों ये आपका शिक्षा शास्त्र का आपका फर्स्ट वर्ष का सेकंड सेकंड सेमेस्टर का पेपर है, सॉरी सिलेबस है। धन्यवाद आपको।